जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। शुक्रवार 2 दिसंबर 2022, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं, विक्रम संवत 2079, पुण्यागंग हिंदुस्तान अखबार से प्रारंभ करते हैं फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हिंदुस्तान अखबार 14 जिलों के जल स्रोतों कब्जा हटाए, हाईकोर्ट का आदेश है। सख्ती, कोर्ट में 2012 सीओ पेश, ठोस कार्रवाई का मिला आदेश। अदालत ने 4 सप्ताह का दिया वक्त। राज्यों के जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने के मामले में हुई हाई कोर्ट में सुनवाई। पटना, मगध, सारण प्रमंडल के सीओ को कब्जा हटाने का दिया है निर्देश। सीओ की ओर से दिए हलफनामे की जांच होगी। गलत हलफनामा देने वाले पर कार्रवाई होगी। सिर्फ कागजों पर कार्रवाई नहीं हो, जमीनी हकीकत दिखनी चाहिए। राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की हिदायत। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद जल स्रोतों के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड जल स्रोतों के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करें। सिर्फ कागजों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जमीनी हकीकत दिखनी चाहिए। इससे पहले 16 नवंबर को तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर के प्रमंडलों में जल स्रोतों पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई हो चुकी है। कोई कानूनी अड़चन है तो मुख्य सचिव को बताएंगे जिलाधिकारी। कोर्ट ने जलाशयों को अतिक्रमण मुक्त करने में आने वाली परेशानियों के बारे में भी सीओ से जानना चाहा। इस पर कई सीओ का कहना था कि अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर, बताइए, अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर उसे मुक्त कराने के लिए कानूनी पहलू को पूरा करने में काफ़ी समय लगेगा। कोर्ट ने इस पर भी सीओ को इस बारे में मुख्य सचिव को जानकारी देने की बात कही। कोर्ट का कहना था कि सीओ किसी के दबाव में जलाशयों से अतिक्रमण नहीं हटा पाते, इस कारण सीओ बदनाम होते हैं। इसलिए जलाशयों पर किए गए अतिक्रमणों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई करें। जल स्रोतों को पुराने स्वरूप में लाने का कार्य करें। बस अनुसूचित जनजाति के लोग ही कब्जा अतिक्रमण कर रखे हैं, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। बिल्कुल ये डाटे में कुछ ना कुछ तो हकीकत नहीं, हमें नहीं लगता है। अतिक्रमण किस तरह की होती है, रियलिस्टिक आपको पता है, आप जानते होंगे, आप अपने शहरों में रहते हैं, जलाशयों को देखें, अतिक्रमण किन का देख सकते हैं। जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती की है। गुरुवार को उच्च न्यायालयों के निर्देश पर पटना, मगध और सारण प्रमंडल के 212 सीओ कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने तीनों प्रमंडलों के 14 जिलों के सीओ को, ये देखिए सीओ जो है ना, ध्यान भटकाने के लिए कोर्ट का इस तरह का स्टेटमेंट दिए हैं जो अभी अपना हमने चर्चा करी, ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन भटक नहीं सकता है जो सीओ अभी जो नपने वाले हैं ना, जो हालात अभी बिहार में चल रहा है, बिहार प्रदेश के बारे में खास तौर पर कह रहा हूँ, यहाँ जो चल रहा है 534 अंचल है, तो कम से कम 534 सीओ तो होंगे ही। देखिए क्या होने वाला है, इनकी क्या हालत होने वाली है। कमिश्नर को जवाब दे दे कि इन लोगों का जो है ना बहुत हालत पतला होने वाला है। तो उसी के चलिए आगे निर्देश दिया गया, 4 हफ्तों में जलाशयों का अतिक्रमण हटा दिया जाए। कोर्ट ने कहा अतिक्रमण हटाने में जलाशयों के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करें, हम लोगों ने देख ही चुका। निकाय प्रशासनिक नियुक्ति पर सुनवाई 6 को। CISCE 12वीं परीक्षा 13 व 10वीं की 27 फरवरी से। CISCE की 10वीं और 12वीं 2023 बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल और तिथि जारी हो गया है। 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च तक चलेगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से शुरू होगी और 31 मार्च तक चलेगी। कोरोना के बाद इस बार परीक्षा समय पर ली जाएगी। हर दिन परीक्षा एक पाली में परीक्षा ली जाएगी। 10वीं की परीक्षा 2 घंटे की होगी, वहीं 12वीं की परीक्षा हर दिन 3 घंटे की ली जाएगी। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय अलग से दिया जाएगा। बिहार से कुल 15,000 के छात्र छात्राओं ने परीक्षा फॉर्म भरा है। इसमें 10वीं में 10,000, 12वीं में 5,000 परीक्षार्थी शामिल हैं। हवाई अड्डे पर अब चेहरा ही होगा बोर्डिंग पास।
हवाई अड्डों से चेहरा पहचान तकनीक से यात्रा कर सकेंगे, अन्य स्थानों पर भी शुरुआत की जाएंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री है, ये बहुत जरूरी पहल है। अब ये टेक्नोलॉजी आ ही रहा है, अभी इसमें बहुत वर्क करना बचा हुआ है, अभी शुरू ही हो रहा है, काफ़ी कुछ होना है, इसमें अभी काम होना है। खिलाड़ियों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराए सीएम। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण के प्रोत्साहन के लिए भी कई कदम उठाए गए। राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। राजगीर में, याद रखिए, नवादा में सेखो देवरा को विकसित किया जाएगा। नवादा में सेखो देवरा को विकसित किया जाएगा। फिल्म साइट के लिए पहाड़ों एवं अन्य जगह विकसित किए गए हैं। यहाँ कई दर्शनीय स्थल भी है, उनको विकसित किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र साथ ही साथ फिल्म सेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री के रूप में विकसित किया जाएगा। ये तो काम होने ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है। बिहार की कृति ने कॉमनवेल्थ में जीते 6 स्वर्ण, एक क्वेश्चन फिक्स है फ्रेंड्स। 57 किलोग्राम में पावर लिफ्टिंग में दिखाई ताकत। 57 किलोग्राम वर्ग में 29 व 30 नवंबर को अंडर 18 में जीते पदक। न्यूजीलैंड में सब जूनियर चैंपियनशिप में किया कमाल। कृति राज सिंह ने प्रतियोगिता के 3 इवेंट में भाग लिया। होल पावर में 4, रॉ बेंच और इक्विप्ड बेंच में 1-1 गोल्ड। देख लिया आपने, 4 और 4 2 6 गोल्ड हो गया, 6 गोल्ड हो गया। चलिए, कृति को दृढ़ संकल्प से मिला मुकाम सीएम। खुसरूपुर प्रखंड के बड़ा हसनपुर गांव की कृति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड जीतकर देश व बिहार का नाम रोशन किया। अंडर 18 के 57 किलोग्राम भार में उसने 29 और 30 नवंबर को पदक जीते। कृति की सबसे बड़ी उपलब्धि पर इस उपलब्धि पर नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गुरुवार देर शाम नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची कृति ने हिंदुस्तान संवाददाता को बताया कि उसने 3 इवेंट में भाग लिया। होल पावर लिफ्टिंग में 4 गोल्ड जीतने के साथ साथ उसने रॉ बेंच प्रेस स्पर्धा और इक्विप्ड बेंच प्रेस स्पर्धा में 1-1 गोल्ड अपने नाम किया। पिता ललन सिंह यादव साधारण किसान है, उनकी 5 बेटियां व 3 बेटे हैं। क्या बात है, 5 बेटियां, बेटों से भी आगे निकल गई। हार्टी कंग्रेचुलेशंस हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से। कृति जी आगे बढ़िए, बहुत नाम कीजिए। इनकी 5 बेटियां और 3 बेटे हैं। कृति अभी गुवाहाटी के रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज से फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई कर रही हैं। बेटी की जीत पर पिता ललन सिंह कहते हैं कि उनकी बेटी ने राज्य का नाम रोशन कर दिया। इससे पहले जुलाई में हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में कृति ने 3 कांस्य पदक जीते थे। कृति को दृढ़ संकल्प से मिला मुकाम सीएम। नीतीश कुमार ने कृति की जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेट लिफ्टिंग के प्रति कृति राज सिंह के जुनून और दृढ़ संकल्प ने ही आज उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। उनकी इस जीत पर पूरा देश गौरवान्वित है। वह निरंतर प्रगति के पथ पर पहुँचे और राज्य एवं देश के नाम रोशन करती रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। बिल्कुल, हमारी ओर से भी बहुत बहुत हार्टी कंग्रेचुलेशंस, शुभकामनाएं हैं। कांग्रेस में अपशब्द कहने की होड़। मोदी गुजरात के साबरकांठा में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनाव जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री अगले 25 साल स्वर्णिम काल है। भाजपा सत्ता के सुख में विश्वास नहीं करती, हम सेवा भाव से काम करते हैं, हम जनता जनार्दन के सेवक हैं, हमारा आलाकमान अगर कोई है तो यही जनता जनार्दन है। गुजरात सरकार की उपलब्धियों की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि आज गुजरात में 300 डायलिसिस सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। अब आने वाले दशक फलदायी होने वाले हैं। गुजरात के अगले 25 वर्ष स्वर्णिम काल हैं और हमें इसमें विकसित गुजरात बनाना है। भारत ने सुरक्षा परिषद
और G20 का नेतृत्व संभाला एक साथ, हमने बताया था, चर्चा भी किया था। भारत ने G20 और सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता गुरुवार को संभाल लिया, 1 दिसंबर को संभाल लिया। इस मौके पर ऐतिहासिक बताया प्रधानमंत्री का भारत एक पृथ्वी एक भविष्य एक परिवार एक भविष्य की थीम से प्रेरित होकर एकता को और बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। प्रधानमंत्री कहा कि भारत आतंक, जलवायु परिवर्तन, महामारी को सबसे बड़ी चुनौतियों के तौर पर जो सूचीबद्ध करेगा, जिनका साथ लेकर बेहतर तरीके से मुकाबला किया जा सके। G20 प्रतियोगिता को न केवल हमारे G20 भागीदारों बल्कि दुनिया के दक्षिणी देशों के साथ परामर्श को आकार दिया जाएगा, जिनकी अगवा अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। भारत के एजेंडा समावेशी महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन को निर्णायक होगा। G20 अध्यक्षता के अलावा भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी ग्रहण की है। परिषद में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल कार्यकाल के अंतिम महीने में यह दूसरी बार है जब भारत ने प्रतिष्ठा हासिल की। इससे पहले पिछले साल अगस्त में जिम्मेदारी दी थी। अंतिम काल ये है, 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला, हम लोगों ने बताया भी था। हमने बताया 7:30 नई दिल्ली 4 सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी, चलने दीजिए। IAS पूजा सिंघल की 83 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। चलिए लिटिल बिट थोड़ा समय देते हैं, इसमें भी समय दे दिया जाए। बीपीएससी परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे हजारों छात्र। क्यों? स्नातक अंतिम वर्ष में परीक्षा नहीं होने पर बिहार लोक सेवा आयोग के फॉर्म भरने पर संकट। अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्र छात्र। देखिए ये सेशन जो लेट हो रहा है ना, इसको लेके तो मगजमारी बिहार में सबसे ज़्यादा है। ये पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी। देखिए मगध विश्वविद्यालय की हालात देखिए, कितने पॉइंट्स, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये सारे पॉइंट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। बिल्कुल देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भूपेंद्रनाथ मंडल विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय के 1-1 लाख से अधिक छात्र इस बीपीएससी की परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे। यही हालत रहा तो बिल्कुल वंचित रह जाएंगे। 15 को पटेल पंडित राज का समारोह होगा। 15 को पटेल की पुण्यतिथि पर, पुण्यतिथि कब है? 15 दिसंबर को राज के सम्मान के साथ मनाई जाएगी। कैबिनेट सचिवालय में मनाई जाएगी। बिल्कुल खादी मॉल 50% तक छूट शुरू हुई है। खादी मॉल में जरूर खादी का कपड़ा अवश्य खरीदे फ्रेंड्स, बिल्कुल खरीदे। मैं भी खरीदने वाला हूँ, बहुत सारे कपड़े खरीदने वाला हूँ। सीएम उद्यमी और स्टार्टअप योजना के लिए आवेदन शुरू, हम लोगों ने देखा था, डिटेल्ड देखा था। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8,000 आवेदनों का चयन होना है और 2,000 आवेदनों की मंजूरी दी जाएगी। उद्यमी योजना 31 तक लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्यमी स्टार्टअप योजना के लिए आवेदन 10-10 लाख रुपये योजना तक दिए जाएंगे। स्टार्टअप योजना आवेदन के लिए गुरुवार से आधिकारिक पोर्टल खुल गया है। इस समय उद्यमी योजना आवेदन की सुबह उद्यमी करने के लिए 10 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इनमें 5 लाख रुपये बतौर ऋण और 5 लाख रुपये अनुदान के रूप में देंगे। स्टार्टअप योजना के तहत नए आइडिया के साथ उद्यम शुरू करने वालों को 10 लाख रुपये तक का सीड फंड उपलब्ध कराया जाएगा। पोर्टल की जानकारी उद्योग विभाग बिहार की वेबसाइट http://udhami.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। आपके चालू पंडित ने बताया कि बिना चालू खाता करेंट के भी मुख्यमंत्री योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। युवा उद्यमी आवेदन में बचत खाता की जानकारी दे सकते हैं। आवेदन में बचत खाता की जानकारी दे सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद चालू खाता की जरूरत होगी। बताया कि 12वीं उत्तीर्ण 18 से 50 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति इस आवेदन कर सकता है। उम्र देख लीजिए, 18 साल से 50 साल के बीच के लोग इस योजना में। अब तक 16,000 उद्यमियों ने सहायता लाभ लिया। 17वां इंटरनेशनल योजना
देखिए, घटती विकास दर के बावजूद उम्मीदें। अरुण कुमार अर्थशास्त्री, दूसरी तिमाही के आंकड़े मुनादी कर रहे हैं कि संगठित क्षेत्र रफ्तार पकड़ने लगा, लेकिन इसकी कीमत असंगठित क्षेत्र चुका रहा है। आज मांग बढ़ाना और महंगाई घटाना जरूरी। संगठित क्षेत्र क्या होता है, असंगठित क्षेत्र क्या होता है, बिल्कुल एक्सप्लेन इसी में मिल जाएगा डिटेल फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान दें। अरुण कुमार अर्थशास्त्री ये लेखक के अपने विचार हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी 3 खबरें अभी सुर्खियों में है। पहली साल की दूसरी तिमाही है, पहली साल की दूसरी तिमाही में विकास दर की साल की दूसरी तिमाही में विकास की रफ्तार धीमी पड़ी है। पहला मार्च अप्रैल मई, दूसरा जून जुलाई अगस्त, तीसरा अगस्त सितंबर अक्टूबर। मार्च अप्रैल मई, जून जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर, फिर दिसंबर तक, सॉरी अप्रैल से काउंट होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक 3 क्वार्टर खत्म हो जाता है। जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर 2023 में एंट्री होता है, इसलिए लिखा था 2022 टू 2023, क्योंकि 2022 से शुरू होकर 2023 तक खत्म होता है। तो कहना क्या है, साल की दूसरी तिमाही में विकास की रफ्तार धीमी पड़ी है, आंकड़ा से बताया जा रहा है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जुलाई टू सितंबर दरमियान विकास दर घटकर 6.3% पर आ गई। दूसरी विश्व बैंक ने कहा कि विदेश में कमा रहे भारतीयों ने इस साल देश में रिकॉर्ड $1 अरब भेजे। और तीसरी, विदेशी निवेशकों में बढ़ते विश्वास से भारतीय शेयर बाजार में तेजी कायम है। और दिसंबर के पहले दिन भी इसने मजबूत शुरुआत की। क्या यह देश की आर्थिक सेहत के लिए सुखद है? इस प्रश्न का जवाब ढूंढने से पहले हमें मुख्य आर्थिक सलाहकार वी.ए. नागेश्वरन के बयान पर गौर करना चाहिए। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी.ए. नागेश्वरन। याद रख लीजिए कि बयान पर गौर करना चाहिए, जिन्होंने कहा कि यह वक्त सावधानी से आगे बढ़ने का है। असल में संकट के दौरान अर्थव्यवस्था लुढ़कती ही है और यह गिरावट जितनी तेज होती है अगले साल उतनी ही अधिक दिखती है। इसी कारण विकास दर के बजाय सकल घरेलू उत्पाद के स्तर से तुलना करने की वकालत की जाती है। और महामारी से पहले यानी 2019-20 के बरस आज हमारा विकास बहुत ज़्यादा नहीं दिखता। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अगली दोनों तिमाही मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च दोनों तिमाही में कम वृद्धि दर अनुमान लगाया, मगर चिंता की बात महज वृद्धि दर नहीं है। अर्थव्यवस्था में कई सेक्टर अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। फिर कृषि को छोड़कर तिमाही के आंकड़ों में असंगठित क्षेत्र को, कृषि को छोड़कर, मतलब कृषि किस क्षेत्र में आ गया? असंगठित क्षेत्र। देख लिया आपने, असंगठित कृषि को छोड़कर तिमाही के आंकड़ों में असंगठित क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता, जिसके कारण उसकी सही तस्वीर सामने नहीं आ पाती। हालांकि इस बार कृषि के आंकड़े भी भरोसा नहीं जगा रहे। इस साल दूसरी तिमाही में पूर्वी भारत के कई हिस्से में सूखे जैसी हालात थी। बिहार, बंगाल, ओडिशा जैसे कई धान उत्पादक राज्यों में बुआई भी कम की गई, मगर दूसरी तिमाही के आंकड़े बता रहे हैं कि कृषि में करीब 4.5% की वृद्धि हुई। बस कृषि में केवल, जो समझ से परे है। दूसरी तिमाही समझ से परे है, मतलब इनको विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा, दूसरी तिमाही के आंकड़े यह मुनादी कर रहे हैं कि संगठित क्षेत्र अब रफ्तार पकड़ने लगा। लेकिन संगठित क्षेत्र मतलब औद्योगिक क्षेत्र, इनकी जहाँ चीज़ें संगठित है, मतलब संगठित, लोग संगठित है, उत्पादन करना है क्योंकि उनकी खपत डेली होना है, क्योंकि उसकी मांग संगठित क्षेत्र ने हड़प ली। देखिए, संगठित क्षेत्र अब रफ्तार पकड़ने लगी, लेकिन इसकी कीमत असंगठित क्षेत्र चुका रहा। संगठित क्षेत्र का कीमत
कौन चुका रहा? असंगठित क्षेत्र चुका रहा है, क्योंकि उसकी मांग संगठित क्षेत्र ने ना ली। बावजूद इसके खनन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नकारात्मक वृद्धि चिंताजनक है। खनन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन सा है? संगठित क्षेत्र में काउंट होता है। देखिए आपको परिप्रेक्ष्य समझ में जा रहा हो तो आप समझ जाएंगे। बावजूद इनके खनन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नकारात्मक वृद्धि चिंताजनक है। सर्विस सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि पिछले सर्विस सेक्टर संगठित क्षेत्र, क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में कोरोना की दूसरी लहर में यह बमुश्किल सांस ले पा रहा था। हाँ, विमानन कंपनियां अभी यात्रियों के मामले में 2019-2020 के स्तर पर नहीं पहुंच चुकी है। देखा जाए तो शेयर बाजार में भी तेजी की बड़ी वजह यही है। रिजर्व बैंक ने भारतीय शेयर बाजार की 27 कंपनियों का जो आंकड़ा जारी किया, उसके मुताबिक इन कंपनियों की बिक्री में 41% और लाभ में तकरीबन 20% का उछाल आया है। इनके फायदे निवेशकों को लुभा रहे हैं। चूँकि बैंकों की ब्याज दर बढ़ने के बावजूद अब भी कम है, इसलिए संगठित क्षेत्र के वेतनभोगियों की बचत शेयर बाजार में पहुंच गई। आंकड़ों की माने तो बैंकों से निकासी बढ़ी है, लेकिन अनुपात में पैसे जमा नहीं हो रहे हैं। विदेशी निवेशक भी इसके आकर्षण से नहीं बच पाए। स्थिति यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में बैंक दर में वृद्धि के बावजूद 3-3.5% तक रिटर्न मिल पाता है, जबकि भारत में शेयर बाजार में 10% तक रिटर्न संभव है। इससे यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि देश में सब कुछ बेहतर। संगठित क्षेत्र अपने बूते यह सब नहीं कर रहा। पिछले कुछ महीनों में असंगठित क्षेत्र की कई कंपनियां दम तोड़ चुकी है। हिंदुस्तान लीवर असंगठित क्षेत्र की कई कंपनियां दम तोड़ चुकी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की एक रिपोर्ट कहती है कि उनका मार्केट शेयर इसलिए बढ़ा क्योंकि छोटी मोटी कंपनियां परिस्थितियों से मुकाबला नहीं कर सकी और उनकी मांग संगठित क्षेत्र के हिस्से में आ गई। देख लिया आपने, यह सभी उद्योगों में हुआ। पार्ले जी बिस्कुट की बिक्री की इसलिए बढ़ी क्योंकि छोटी मोटी कंपनियां प्रतिस्पर्धा से बाहर हिस्से आ गए। क्योंकि उद्योगों में हुआ पार्ले जी बिस्कुट की बिक्री इसलिए बढ़ी क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां प्रतिस्पर्धा से बाहर हो चुकी है। रही बात विदेश से भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन की, तो मूलतः दो तबके को यह सहूलियत हासिल है। कौन कौन तबके हैं? वो तबके शामिल है। तो एक संपन्न तबका है जिनके परिजन इसलिए विदेश में पैसे भेजते हैं ताकि भारत में उनका कुछ निवेश हो। यह निवेश शेयर बाजार में होता है या फिर रियल एस्टेट में। जबकि दूसरा तबका विपणन है, जिसके परिजन इस उम्मीद में पैसे भेज रहे हैं कि संकट के दौर में उनकी जितनी खराब हालत हुई उससे वे पार पा सके। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भी अनवरत भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के पांव खींच रहा है। इससे सूक्ष्म और लघु उद्योग पार नहीं पा रहे। बेशक इन दोनों की जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन संगठित क्षेत्र की कंपनियों को मिलने वाले इनपुट क्रेडिट इसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इनपुट क्रेडिट जैसी सुविधा न रहने के कारण इनको उत्पाद महंगे हो गए। समझ रहे हैं? लिहाजा जीएसटी में सुधार बहुत ज़रूरी है। इसे लास्ट पॉइंट टैक्स बना देना चाहिए। ताकि इनपुट क्रेडिट जैसी व्यवस्था खत्म हो सके। बाजार में मांग को बढ़ाना आवश्यक है। बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए असंगठित और संगठित क्षेत्रों को साथ मिलकर चलना चाहिए, लेकिन सभी संगठित क्षेत्र में पर्याप्त तेजी दिख रही है। जाहिर है असंगठित क्षेत्र को समर्थन की दरकार है। मध्यम, लघु और सूक्ष्म कंपनियों के लिए जब भी नीतियां बनाई जाती है तो फायदा मध्यवर्ती कंपनियां उठा ले जाती है। हमें सूक्ष्म और लघु कंपनियों के लिए विशेष नीतियां बनानी होगी। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एमएसएमई सेक्टर के 97.5% कामगार सूक्ष्म व लघु कंपनियों में ही काम करते हैं। देख लिया आपने। इसी तरह 45% कामगार कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। इसके साथ इतने मजबूत करने होंगे कि उनमें खरीद की क्षमता बढ़े, तभी मांग बढ़ेगी। असंगठित क्षेत्र को भी इससे लाभ होगा। आपूर्ति श्रृंखला की मुश्किलें भी इससे कम होंगी। हम बेशक बाहरी कारकों, चीन की सख्त कोविड नीति, यूक्रेन जंग को काबू नहीं कर सकते, पर घरेलू प्रयास जरूर कर सकते हैं। चूँकि अभी कर राजस्व की स्थिति अच्छी है, तो क्यों न पेट्रो उत्पादों पर वैट कम करने के प्रयास किए जाए।
ताकि महंगाई में कमी हो। अभी मौद्रिक नीति ही नहीं, वित्त नीति की जरूरत है। वित्त नीति और मौद्रिक नीति ये दोनों अर्थव्यवस्था की दो पिलर है फ्रेंड्स। अगर रिजर्व बैंक यूं ही दरों को बढ़ाता रहे तो बाजार में मांग कम हो जाएगा, यानी इस समय वित्त मंत्रालय को मोर्चा संभालना चाहिए। वित्त नीति की जरूरत है, ये अरुण कुमार अर्थशास्त्री जी का कहना है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पर चीन की आपत्ति निहायत बचकानी और गैर जरूरी। जिस तरह का अभ्यास चल रहा है वास्तविक नियंत्रण रेखा से 100 किलोमीटर दूर है। 1993 से ही द्विपक्षीय यात्रा हो रहा है, हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स। मतलब भारत ने साल 1993 में हुए द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया है। भारत का आरोप लगाते हुए कहा है कि चीन ने अमेरिका को भी नसीहत दी है कि भारत चीन संबंधों के बीच में ना आए। साल 2004 से ही अमेरिका के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करता आ रहा है। कभी अमेरिका तो कभी भारत की जमीन पर संयुक्त सैन्य अभ्यास नई बात नहीं है। चीन को अगर ऐसे सैन्य अभ्यासों से किसी प्रकार की आशंका लगती है तो उसे साफ कहना चाहिए कि उस पर सुधार के लिए विचार भी करना चाहिए। भारत की सैन्य तैयारी समय की जरूरत और अमेरिका के साथ ऐसी तैयारी को खास मायने भी। हर एक देश को अपनी सुरक्षा के पूरा अधिकार। दरअसल चीन 1993 से 96 में हुए समझौते का हवाला दे रहे हैं, लेकिन वह स्वयं समझौतों को कई दफ़ा तोड़ चुका है। गलवान, गोगरा, पेंगोंग इत्यादि क्षेत्र में आगे बढ़कर सीमा का अतिक्रमण और अस्थायी निर्माण करके सीमा से सटे इलाकों में सैन्य ढांचा बनाकर चीन पुराने समझौतों को पहले ही बता चुका है। चीनी सेनाएं मोर्चे पर डटी हुई है और वे ज़्यादातर कब्जाएं इलाकों से लौटने को तैयार भी नहीं है। ऐसे में चीन कैसे उन समझौतों को याद कर सकता। दरअसल चीन असत्य को सत्य बनाने की नीति पर चलता है। वह एक झूठ को सैकड़ों बार बोलकर उसे सच में तब्दील कर देना चाहता है। कश्मीर, लद्दाख ही नहीं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा के करीब उसने काफ़ी कुछ ऐसा किया है जो बंधुत्व की भावना है समझौते का उल्लंघन करता है। बिल्कुल ये आर्टिकल है। हम दुनिया भर के साझेदार देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि रूस के घातक प्रभावों का मुकाबला कर सके। लचीले समाज के निर्माण की खातिर सरकार और नागरिकों समाजों को सशक्त बना सके। एंटोनियो ब्लिंकेन, विदेश मंत्री, अमेरिका। ग्रुप सी का मैच देख लीजिए। अर्जेंटीना से हारकर भी जीता पोलैंड। मेसी के ग्रुप चरण का अंतिम मैच 2 से जीतकर 6 अंकों शीर्ष पर अब ऑस्ट्रेलिया से होगा सामना। देखिए, कार्लोस विडाल को मिली थी पहली पेनल्टी किक। विश्व कप की पहली पेनल्टी किक उरुग्वे 1923 में हुई। शुरुआती उरुग्वे में ही हुआ था, मेजबान भी उरुग्वे ही था फ्रेंड्स। शुरुआती संस्करण में चिली के फुटबॉलर कार्लोस विडाल को मिली थी। फ्रांस के गोलकीपर एलेक्स थेपोट ने इसकी खूबसूरत बचाकर विडाल को गोल से महरूम कर दिया था। पेनाल्टी को पहली बार गोल में तब्दील मेक्सिको के मैनुअल रोसास ने किया था। 1930 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उरुग्वे में हुआ था। लास्ट 2018 का जो रनर अप टीम था वो क्रोएशिया था फ्रेंड्स। फ्रांस विजेता था, हम लोग जानते हैं। कमेंट करके आप लोग ज़रूर भेजिए। अर्जेंटीना से हार कर भी जीता, पोलैंड जीत गया है। किसका किसका मैच आज के मुकाबले में देख लीजिए। घाना बनाम उरुग्वे। ग्रुप एच का मैच, ये घाना एच में था, एच का ही है दोनों टीम। पुर्तगाल बनाम साउथ कोरिया, एच का ही मैच है। सर्बिया, स्विट्जरलैंड, कैमरून, ब्राज़ील। ठीक है। ग्रुप जी का मैच,
12:30 में, 12:30 में स्टेडियम 974 में, लुसेल स्टेडियम में फाइनल यहीं खेला जाएगा 18 दिसंबर को। 32 टीमें भाग ले रही है। बहुत बड़ा ये फुटबॉल का महाकुंभ कहा जाता है फ्रेंड्स। बैडमिंटन उन्नति क्वार्टर फाइनल में युवा भारतीय शटलर उन्नति हुडा बैडमिंटन एशिया अंडर 17 अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। 4 शतकों से इंग्लैंड ने पहले दिन ही बनाया रिकॉर्ड 500 से ज़्यादा रन। दृष्टिबाधित विश्व कप पाक को वीज़ा मिलेगा। देखिए पाकिस्तान की दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम को 5-17 दिसंबर तक होने वाली T20 विश्व कप खेलने के लिए जल्द भारत आने का वीज़ा दिया जाएगा। भारतीय वीज़ा दिया जाएगा। कितनी टीमें खेल रही हैं आमने सामने? 12 दिवसीय टूर्नामेंट में मेजबान सहित ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की टीमें खेलेंगी। मैच फरीदाबाद, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, बेंगलुरु में खेले जाएंगे। मजबूती में सैन्य अड्डा बनाकर अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा चीन। जिबूती में हम लोगों ने बात भी किया था। जिबूती में देखिए 5 रन काम हो भी चुका है। जिबूती में काम हो रहा है। श्रीलंका की तरह चीनी कर्ज दबे। जिबूती हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर 19 देशों के संग बैठक है। चीन ने हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र के लेकर 19 देशों के साथ बैठक की थी। चीन के विदेश मंत्रालय से जुड़े संगठन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी CIDCA की ओर से वहां के यूनान प्रांत में आयोजित में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। यह बैठक भारत में चीन के राजदूत रहे लुओ जोहुई के नेतृत्व में हुई, जो चीन के पूर्व उप विदेश मंत्री रह चुके हैं। सैन्य अड्डे पर देखे गए चीनी जहाज। जिबूती की चीनी सैन्य अड्डे से जुड़ी तस्वीरें सामने आई है। मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीर में एक चीनी युझाओ क्लास टाइप 071 लैंडिंग शिप नजर आया है। इसे जिस डॉकयार्ड पर खड़ा किया गया उस पर हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। इस सैन्य अड्डे पर एक और चीनी जहाज जांगबाई शान भी दिखा। इस जहाज का वजन करीब 25,000 टन है। इसे सैनिकों के लिए सैन्य वाहन, एयर कुशन, लैंडिंग ड्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जिबूती हो गया। ग्वादर बंदरगाह आप लोगों ने देखा ही था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी तक पहुंची जांच की रिपोर्ट। मोदी पर टिप्पणी कर कांग्रेस के भाजपा मतलब चीनी प्रदर्शन का पमदे में ढील गई है। बिजनेस में देखिए क्या कुछ है। नवंबर माह में GST संग्रह 11% बढ़ा। अप्रैल में 1.68 लाख करोड़, मई में 1.41 लाख करोड़, जून में 1.45 लाख करोड़, अगस्त में 1.44 लाख करोड़, सितंबर में 1.48 लाख करोड़, अक्टूबर में 1.52 लाख करोड़ रुपये GST संग्रह हुआ है। सेंसेक्स भारत एंड ETF की चौथी किस्त आज से जारी होगी। शुक्रवार को भारत ब्रांड ETF की चौथी किस्त पेश करेगा। यह भारत का पहला कॉर्पोरेट ब्रांड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, बॉन्ड जिसकी खरीद भारत बॉन्ड ETF की चौथी किस्त पेश करेगा। देखिए भारत बॉन्ड ETF की चौथी किस्त आज से जारी होगा। समझने वाली बात इसमें क्या है, यह भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड है। कॉर्पोरेट भारत का या सरकारी कॉर्पोरेट बॉन्ड है जिसकी खरीद फरोख्त एक्सचेंज में की जाती है। फंड का प्रबंधन करने वाले एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने देखिए एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने बृहस्पतिवार को कहा कि ETF की नई पेशकश 2 दिसंबर को खुलेगी और 8 दिसंबर को बंद होगी। इस पेशकश के जरिए जुटाई गई धनराशि का इस्तेमाल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा। यह ETF और भारत बॉन्ड फंड श्रृंखला अप्रैल 2033 में परिपक्व हो जाएगी।
फंड ऑफ फंड ऐसा निवेश कोष है जिसके जरिए निवेश दूसरे कोष में किया जाता है। ये भारत सरकार ऐसा कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, काफी लंबा समय लग रहा है। भारी खर्च होगा लेकिन क्या करें जी। अध्यक्षता ऐतिहासिक शिक्षण पीके मिश्रा। बैठकें 56 विभिन्न स्थानों पर G20 जूरी बैठकें वास्तव में सार्वजनिक के अखिल भारतीय प्रगति प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेगी। G20 की भारत की अध्यक्षता की प्रक्रिया में सभी राज्यों की सरकारें बिहार हितकारी होंगे। क्या कुछ है दैनिक भास्कर का है फ्रेंड्स। सिस्टम सिंगल विंडो सिस्टम होगा। चलिए बहुत अच्छा, पटना की बेटी कृतिराज हम लोगों ने देखा। सिंगल विंडो सिस्टम करिए, बिल्कुल इस उद्योग को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। गुजरात में आपने खेल को रोमांचक बनाया। सरकार और जजों के बीच कब तक चलेगी टकराव। बिजनेस में देखिए सस्ते होने लगी वस्तुएं 20% तक घटे साबुन तेल प्रोडक्ट के दाम, बिल्कुल सही है। इस माह के न्यूनतम दर जो बढ़ा सकती है आरबीआई की नीतिगत दर और बढ़ने की नवंबर में कारों की बिक्री प्रतिशत रही। नीतिगत दर और बढ़ने की उम्मीद है। देखिए कितना कुछ बढ़ाया जाएगा। मेसी पेनल्टी चूके फिर भी अर्जेंटीना जीता है। सवाल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। ग्रुप राउंड 2 गोल से हार कर भी पोलैंड 36 साल बाद वर्ल्ड कप की प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंचा। पोलैंड पहुंच चुका है। अर्जेंटीना ने 16 मिनट में दागे अपने दोनों गोल। देखिए पहली बार गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला था। पाओलो रॉसी। फीफा वर्ल्ड कप के पिछले सीजन में यंग प्लेयर अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला था। किलियन एम्बापे फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप में कितनी टीमें ने खिताब पर कब्जा किया है अभी तक। 8 टीमें किया। सबसे ज़्यादा बार ब्राज़ील 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। 6 बार 5 बार कमेंट करके बताइए। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा बार फ्रेंड्स वर्ल्ड कप जीत चुका है। एनीथिंग स्पेशल। सबसे ज़्यादा 5 बार जीता, सॉरी नॉट 6 बार। प्रभात खबर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मुक्ति की निकली है राह। सरकार ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने 8 लाख खर्च कर खुद ही बना लिया 1200 फीट लंबा चचरी पुल। सूबे के 27 जिले में बनेगा SIB की खुफिया पोस्ट। पूर्णिया के मिथिला मखाना विश्व के कई देशों में होगा मांग। पूर्णिया के मिथिला मखाना। डबल ट्रैक स्पर्धा में जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने जीता कांस्य पदक। देखिए जमुई की विधायक अभी हाल की विधायक है। देखिए प्राधिकरण द्वारा आयोजित नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की डबल ट्रैक स्पर्धा में बहुत बहुत श्रेयसी जी आपको बहुत बहुत बधाई। जलवायु न्याय के लिए एकजुटता।
भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी जिसके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधन अवसंरचना गठबंधन जैसी कई पहलें हुई है, ने बार बार दोहराया कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में कोई भी देश पीछे नहीं छूटना चाहिए। भारत ने जलवायु परिवर्तन की अनियमितता के प्रति सबसे संवेदनशील देशों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार किए हैं। फ्रेंड्स, जरूर देखें। स्पोर्ट्स, जीएसटी संग्रह 11% बढ़कर 146 लाख करोड़ रहा है। नवंबर का मुद्रास्फीति में कमी, उत्पादन बढ़ने से मजबूत रही मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां, आप देख सकते हैं। सहयोगात्मक तरीके से G20 की अध्यक्षता करेगा भारत, जयशंकर। एस जयशंकर जी का कहना है। गुजरात में 89 सीटों पर 60% से ज़्यादा हुआ मतदान। दहेज को लेकर नवविवाहिता की हत्या। बिहार में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया होगी सरल, मिलेगी वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम बहुत जल्द। इसकी पीठ में सुप्रीम कोर्ट में गठित की गई महिला न्यायाधीशों की पीठ। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी बाएं और हिमा कोहली फाइल फोटो। शीर्ष कोर्ट के इतिहास में तीसरा मौका जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी पीठ में शामिल वैवाहिक विवादों से जुड़ी हस्तांतरण याचिकाओं और जमानत मामलों पर करेगी सुनवाई। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता पश्चिम। देखिए, जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विकसित देशों ने गरीब देशों को सालाना 1 अरब डॉलर देने का वादा किया, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सके। विवेक देवरा, आदित्य सिन्हा। देवरा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और सिन्हा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अपर निजी सचिव। अनुसंधान है, समय की थोड़ी कमतर होने के कारण मैं इसको पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा फ्रेंड्स, इसको जरूर देखें। मिस्र के शर्म अल शेख में जलवायु परिवर्तन COP 27 संपन्न हो गया। COP 28 कहाँ होगा, कमेंट करके बताइए। हम लोगों ने बात किया था कहाँ होगा, चर्चा भी किया था। अर्थ जागरण, जीएसटी संग्रह का बिल्कुल रक्षात्मक रवैया लीड होगा पोलैंड को। भारत को 2023 वनडे विश्व कप जीतना है तो उठाने होंगे कड़े कदम, सभा करें। वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होना है, इंडिया में होना है। सारे मैच इंडिया में खेला जाएगा फ्रेंड्स, हम सभी वाकिफ हैं। हफ्ते भर के ऐतिहासिक प्रदर्शनों के बाद चीन कोविड प्रतिबंधों में ढील के लिए हुआ तैयार। कई गुना कदम उठाए गए हैं। अमेरिका में पहली बार मरीज में लाया गया कृत्रिम हृदय।
1982 में आज ही अमेरिका के डॉक्टर विलियम सी डेविस ने बार्नी क्लार्क के हृदय को कृत्रिम हृदय जारविक 7 से बदला था। जारविक 7 मानव में उपयोग किए जाने वाला पहला अस्थायी कृत्रिम हृदय था। इसे डॉक्टर रॉबर्ट जारविक ने बनाया था। कृत्रिम हृदय के साथ क्लार्क 112 दिन जी पाए थे। भौतिक विज्ञानी लुई पॉल कैलेटेट ने पहली बार ऑक्सीजन को द्रवित किया था। 1877 में आज ही फ्रांसीसी विज्ञानी लुई पॉल कैलेटेट ऑक्सीजन को द्रवित करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे। थॉमस एंड्रयूज की तापमान की अवधारणा से प्रेरणा लेकर इन्होंने इस प्रयोग को अंजाम दिया था। कैलेटेट ने ही नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन सहित कई गैसों को द्रवित किया था। डॉक्टर अचला नागर की लिखी फिल्म कहानियों में खो जाते हैं दर्शक। प्रसिद्ध फिल्म पटकथा लेखिका डॉक्टर अचला नागर का जन्म 1939 ईस्वी में हुआ था। 1939 में आज ही लखनऊ में हुआ था। 1971 में आकाशवाणी से जुड़ी इसी दौर उन्होंने लेखन में रुचि लेने लगी। 1982 में पहली बार फिल्म निकाह की पटकथा लिखी। पहली ही फिल्म के हिट होने पर 1984 में पूरी तरह से फिल्म में सक्रिय हो गई। उनकी लिखी फिल्म आखिर क्यों ने उन्हें खास पहचान दिलाई। बांगबा, बाबुल, ईश्वर, नगीना, निगाहें, मेरा पति सिर्फ मेरा, उनके करियर की अन्य महत्वपूर्ण फिल्में हैं। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिस पल आपको यह पता चल जाएगा कि ईश्वर आपके भीतर है, उस पल से आपको प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर की छवि नजर आने लगेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।